दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी पर 3 स्पेशल प्रकार के वीडियोस बनाने जा रहे हैं और इन वीडियोस के अंदर क्या खास बात रहेगी उसके बारे में आपको बता दें कि ये हम इसमें 3 वीडियोस बनाएंगे और ये इन 3 वीडियोस के अंदर मान के चलो कि प्रत्येक वीडियो के अंदर लगभग 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि 100 जो मुख्य बिंदु हैं इसके अंदर वो हम आपको बताने जा रहे हैं और ये मान के चलो कि आप ये पूरी सर्जरी का एक निचोड़ है। पूरी सर्जरी इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी और ये मात्र जो वीडियोस रहने वाले हैं वो लगभग 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे के अंदर पूरी सर्जरी को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है, उसका स्मरण किया है, तो 2.5 से 3 घंटे में आपकी पूरी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता ही है कि इसका जो वेटेज है वो लगभग 10 क्वेश्चंस का है और 10 क्वेश्चंस जो हैं आप लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हो। दोस्तों, यह हमारी स्पेशल क्लास में फर्स्ट क्लास है और इसमें हमने हर टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली क्लास में हमारे 100 पॉइंट्स हैं, ये उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, जब किसी कैविटी में या किसी गुहा में पस भर जाती है तो वह एब्सेस कहलाती है। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जब किसी गुहा के अंदर पस है तो वो कहलाएगी एब्सेस है, सिस्ट है, हेमेटोमा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे को सिर्फ याद रखना है कि जब किसी गुहा के अंदर पस है तो वो एब्सेस होती है। इसी प्रकार से छोटे आकार की जो एब्सेस होती है उसे पस्ट्यूल कहते हैं। बड़े आकार की एब्सेस होती है उसे इरिसेपेलास कहते हैं। तो छोटे आकार की एब्सेस पस्ट्यूल, बड़े आकार की एब्सेस इरिसेपेलास। आगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जल्दी बनने वाली सूजन यानी कि स्वेलिंग, गर्म व दर्द वाली एब्सेस क्या कहलाएगी। यानी कि एक्यूट जो एब्सेस होती है वो जल्दी बनेगी, उसमें स्वेलिंग भी आती है और गर्म महसूस होती है और उस कंडीशन में उसमें दर्द भी होता है। तो ऐसी एब्सेस हॉट या एक्यूट एब्सेस कहलाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, पुरानी हल्की सूजन, ठंडी व दर्द रहित एब्सेस क्या कहलाएगी। क्योंकि जब एब्सेस पुरानी हो जाती है या मैच्योर की ओर कन्वर्ट होती है तो वो एब्सेस के अंदर स्वेलिंग कम हो जाती है, ठंडी महसूस होने लगती है और उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। तो ऐसी एब्सेस कोल्ड या क्रोनिक एब्सेस कहलाती है। इसी प्रकार से सिक्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एब्सेस। अब वो एब्सेस कहलाती है मैच्योर। यानी कि जब भी कोई इमैच्योर एब्सेस मैच्योर में कन्वर्ट होती है तो उसके ऊपर वाली जो स्किन है वो पतली होने लग जाती है, ऊपर वाला हिस्सा नर्म हो जाता है, अर्थात ऊपर की ओर उभरने लगता है, जिसे हम पॉइंट ऑफ एब्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ मैच्योर एब्सेस के अंदर बनता है। किस प्रकार की एब्सेस को ओपन नहीं करते, तो उसका आंसर होगा इमैच्योर एब्सेस। क्योंकि जब कोई एब्सेस मैच्योर नहीं हुई है और इमैच्योर एब्सेस को हमने यदि ओपन कर लिया चीरा लगाकर तो उसमें ब्लीडिंग होगी और उस कंडीशन के अंदर एनिमल के दर्द भी होता है। देखो, इसमें नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है, किसी इमैच्योर एब्सेस को मैच्योर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि इमैच्योर एब्सेस है, पकी हुई नहीं है, उसको पकाने के लिए क्या करते हैं। या तो इसमें हम ब्लिस्टर का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या हम इसमें आयोडीन के ऑइंटमेंट का लेप करवा सकते हैं, या गर्म सेक मतलब हॉट मसाज करवा सकते हैं। गर्म सेक से यानी हॉट मसाज इस पे करवाएंगे, अर्थात ये ऑइंटमेंट का लेप करेंगे तो वो एब्सेस जल्दी मैच्योर एब्सेस में बदल जाएगी और जिसके ऊपर हम इंसिजन या चीरा लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। तो 9 नंबर, इसमें एब्सेस ओपन करने में कौन सा चीरा लगा सकते हैं। तो एब्सेस को ओपन करने के लिए हम क्रिस क्रॉस चीरा लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से 10वां पॉइंट है, इसमें एब्सेस के अंदर पस या रसी बनाने वाली मेम्ब्रेन कहलाती है।
तो इसका आंसर होगा पायोजेनिक मेम्ब्रेन। तो देखो एब्सेस के अंदर पायोजेनिक झिल्ली होती है जो पस का निर्माण करती है, और इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को हम जब तक नष्ट नहीं करते तो ये पस फॉर्मेशन इसमें होता रहेगा, वो एब्सेस ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार से 11वां पॉइंट, बिप ऑइंटमेंट की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो BIIP इसकी फुल फॉर्म जो है ऑइंटमेंट की, बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 12वां पॉइंट है इसके अंदर, बंद कैविटी जिसमें तरल पदार्थ भरा रहेगा, सूजन नहीं आती, आकार उसका धीरे धीरे बढ़ता है, दर्द रहित होती है, वह यूनिफॉर्म होती है, तो वो कहलाती है सिस्ट। अब सिस्ट में क्या होता है, इसका जो साइज होता है, आकार होता है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। सिस्ट में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब यानी कि सभी जगह से एक जैसी होगी, और इसमें किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होती। और तरल पदार्थ यदि हम इस निडल से सिस्ट को पंचर करते हैं तो इसमें पानी जैसा तरल पदार्थ आएगा, तो वो कहलाएगी सिस्ट। तो अब सिस्ट के क्लासिफिकेशन के पॉइंट में 13वां पॉइंट है रिटेंशन सिस्ट। तो रिटेंशन सिस्ट क्या होती है कि जब कोई ग्रंथि या उसकी नली यदि बंद हो जाती है तो तब बनने वाली सिस्ट कहलाती है रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल है रेनुला सिस्ट या हनी सिस्ट। तो वैसे तो सारी की सारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, व सब लिंगुअल ग्लैंड, तो इन ग्रंथियों की नली या ग्रंथि जब बंद होती है तो बनने वाली सिस्ट कहलाती है रिटेंशन सिस्ट। तो रेनुला सिस्ट के बारे में यदि हम इसमें बात करते हैं, तो रेनुला सिस्ट को जीभ की सिस्ट भी माना गया है, क्योंकि रेनुला सिस्ट जो होती है वो मैंडिबुलर ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट बंद होने से बनती है। तो रेनुला सिस्ट और हनी सिस्ट को जीभ की सिस्ट भी मानते हैं। नेक्स्ट इसमें 14वां पॉइंट है इसके अंदर, जन्मजात सिस्ट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिस्ट। तो ये कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी यदि बंद होने पे बनेगी तो उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल सिस्ट, और इसका उदाहरण होता है यूराकस सिस्ट। तो यूराकस सिस्ट हमने देखा है कि जब यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में एक संरचना होती है यूराकस, तो ये जब बंद हो जाती है तो उस दौरान यदि सिस्ट का निर्माण वहां पे होता है तो उसे हम यूराकस सिस्ट के नाम से जानते हैं। 15वां पॉइंट एक्जुडेशन सिस्ट का है। तो एक्जुडेशन सिस्ट क्या होती है कि पहले से ही किसी कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा होने से बनती है। अर्थात इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल आएगा इसका हाइड्रोसील। यानी कि हम देखते हैं कि ब्रशन कोष जो होता है उसके अंदर कई बार फ्लूइड भरने से स्वेलिंग हमारे को दिखाई देती है। अर्थात ब्रशन कोष एक पहले से ही बनी हुई गुहा है और उसमें यदि वहां से फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो यह कंडीशन एक्जुडेशन सिस्ट होती है। अर्थात इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है हाइड्रोसील। और उसके बाद 16वां पॉइंट है इसके अंदर इनकैप्सुलेशन सिस्ट। अब इनकैप्सुलेशन सिस्ट इसमें कैसे बनती है, यह शरीर के किसी फॉरेन बॉडी या पैरासाइट के चारों ओर बनती है। यानी कि जब कोई भी पैरासाइट या फॉरेन बॉडी है शरीर में प्रवेश करता है तो उसके चारों ओर एक थैली नुमा संरचना बन जाती है, अर्थात सिस्ट बन जाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है हाइडेटिड सिस्ट। और हाइडेटिड सिस्ट हम देखते हैं कि एक बकरी में बीमारी होती है गिड की, और गिड के अंदर उसके ब्रेन वाले भाग के अंदर जो पैरासाइट होता है सैन्यूरस सेरिब्रलिस जो लार्वा होती है उसके चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, और जिसे हम हाइडेटिड सिस्ट या पैरासाइटिक सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो 17वां पॉइंट है, ऊंट के जबड़े के नीचे या गर्दन वाले हिस्से में सिस्ट बनेगी और जिसमें गाढ़ा काले रंग का सिबेसियस फ्लूइड या बाल होते हैं, तो वो सिस्ट कहलाती है डर्मोइड सिस्ट। तो ये सिर्फ कैमल के अंदर देखने के अंदर मिलती है, और कैमल के अंदर देखा जाता है कि गर्दन वाले हिस्से के अंदर वहां पर
एक बड़ी सिस्ट मिलेगी जिसमें काला रंग का सीबेसियस फ्लूइड भरा रहता है। यदि हम उसे ओपन करते हैं तो वो सिस्ट कहलाती है डर्मोइड सिस्ट। और नेक्स्ट हमारा 18वां पॉइंट है इसके अंदर, चोट के तुरंत बाद त्वचा के नीचे यदि वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, सूजन में कोई पॉइंट नहीं बनता और साउंड जो आती है इसमें चढ़ चढ़ की आवाज आती है, अर्थात जिसे हम क्रीपिटेशन साउंड कहते हैं, तो वो कहलाता है हीमेटोमा। यानी कि जब चोट लगेगी, चोट लगने के बाद त्वचा के नीचे ब्लड या खून इकट्ठा होता है और इसमें किसी प्रकार का, जैसे एब्सेस में पॉइंट बनता था तो इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और साउंड यदि हम इसके अंदर दबाते हैं, जैसे कि बीक्यू के अंदर ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज होती है, लंगड़ा बुखार, इसके अंदर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें चढ़ चढ़ की आवाज आती है, वैसी ही कंडीशन हीमेटोमा में मिलती है। और नेक्स्ट हीमेटोमा का पॉइंट है 19 नंबर। हीमेटोमा पर हम किस प्रकार का इंसिजन या चीरा लगाते हैं और किस प्रकार के टांकों का इसके अंदर पैटर्न रहता है। तो हीमेटोमा के अंदर हम सर्जरी के द्वारा इसमें या तो एस आकार का या सीधा पूरी लंबाई के अंदर चीरा लगाते हैं। और सूचर का जो पैटर्न इसमें होता है, या तो हॉरिजेंटल मैट्रस पैटर्न से हम सूचरिंग करते हैं या हम क्विल पैटर्न से सूचरिंग करते हैं। तो ये ज़्यादातर केस डॉग के अंदर या बिट्टल नस्ल की जो बकरियां होती है उनके अंदर ईयर हीमेटोमा का जो केस होता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। तो 20वां पॉइंट इसमें है लाल रंग होना, गर्म महसूस होना और दर्द वाली जो सूजन है अर्थात इन्फ्लामेशन है, तो वो कहलाती है एक्यूट इन्फ्लामेशन। और एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो इलाज होता है इसमें या तो हम ठंडी मसाज करते हैं और इसमें दर्द है तो इसमें हम अनाल्जेसिक इंजेक्शन या बोलस वगैरह देते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होती है हमेशा लाल रंग होगा, उसके अंदर गर्म महसूस होगी और दर्द वाली सूजन होगी वो। और इसी प्रकार से यदि हम क्रोनिक सूजन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करते हैं तो ये ठंडी महसूस होगी, इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा और ये कठोर होगी। और इसका यदि हम इलाज देखें तो ये इसमें दर्द रहित है, तो इसमें हम कोई नाल्जेसिक इंजेक्शन यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद ये ठंडी इन्फ्लामेशन है अर्थात कोल्ड है, तो उसमें हम गर्म मसाज करते हैं और ये कठोर होती है, इसलिए हम इस पर आयोडीन का लेप करवा के इसको नरम कर सकते हैं। तो इसके इलाज के तौर पर हम या तो गर्म मसाज करते हैं या आयोडीन के लेप लगाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 22वां पॉइंट, किसी भाग में फ्लूइड का भरना, दर्द रहित व सॉफ्ट स्वेलिंग और डफीनेस और दबाव से पिट का बनना कहलाता है ओडिमा। तो अडीमा के अंदर ये सारे पॉइंट हैं, यानी कि जब किसी भाग के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है और स्वेलिंग भी कैसी है, सॉफ्ट है। और डफीनेस का मतलब होता है कि जैसे हम उस पर दबाव डालेंगे तो वहाँ पे एक बार खड्डा बन जाएगा, पिट बन जाएगा और थोड़ी देर में वापस वो सामान्य हो जाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है अडीमा की। और यह केस अडर अडीमा का मिलता है गाय के अंदर। तो उस केस में हम अडर पर यदि हम दबाव डालते हैं तो एक बार वहाँ पे खड्डा बन जाएगा, पिट बन जाएगा और थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये कंडीशन अडीमा की होती है। उसके बाद 23वां पॉइंट, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि, उद्देश्यहीन वृद्धि से कठोर मांस का बनना कहलाता है ट्यूमर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोशिकाओं की अनियंत्रित या अंधाधुंध वृद्धि होती है और ये वृद्धि उद्देश्यहीन होती है और उससे बनने वाले सॉलिड सॉलिड या कठोर मांस को हम ट्यूमर के नाम से या गांठ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 24वां पॉइंट, सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना किसके अंदर होती है। तो सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है या तो मांसाहारी पशुओं के अंदर मिलेगा, या जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या अधिक उम्र वाले जो पशु हैं उनके अंदर इसकी संभावना ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से 25वां पॉइंट, ट्यूमर जिसकी ग्रोथ धीरे धीरे सर्जरी द्वारा पूर्णतः हटाया जा सकता है, वह जिसमें चारों ओर कैप्सूल का आवरण होता है और जीवन में वो कम खतरनाक होता है, वो ट्यूमर कहलाता है बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं कि बेनाइन ट्यूमर जो होता है
एक तो इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही धीरे-धीरे होती है, अर्थात यदि हम इसे सर्जरी के द्वारा हटाएँ, क्योंकि इसके चारों ओर होता है कैप्सूल का आवरण, तो कैप्सूल में बंद होता है, अर्थात इसकी फैलने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत ही कम होती है, और सर्जरी के द्वारा यदि हम इसे हटाएँ, तो पूर्णतः इसे हटाया जा सकता है और ये जीवन के लिए कम घातक होता है, तो वो ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर। इसी प्रकार से 26वां पॉइंट, जिसकी ग्रोथ जल्दी-जल्दी होती है, जीवन के लिए घातक होता है और पूर्णतः सर्जरी के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जिसमें मेटास्टेसिस पाई जाती है, और वो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रकार का कैप्सूल का आवरण इस पे नहीं होता, और आवरण जब इसमें नहीं होगा, तो इसको सर्जरी के द्वारा हम पूर्णतः हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे की आगे दूसरे ऑर्गन्स में फैलने की प्रवृत्ति होती है। तो ये होगा इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है 27वां पॉइंट, बेनाइन ट्यूमर के पीछे ओमा लगता है, OMA। हमारे को ध्यान देना है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि जिस भी ऑप्शन के अंदर लास्ट में ओमा लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे ट्यूमर बेनाइन होते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के पीछे लास्ट में या तो कार्सिनोमा लिखा होगा या इसमें सारकोमा लिखा होगा। सारकोमा या कार्सिनोमा यदि ऑप्शन में मिलता है, इसका मतलब सारे के ट्यूमर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे। इसी प्रकार से 29वां पॉइंट, कार्सिनोमा ट्यूमर किस माध्यम से फैलते हैं? तो कार्सिनोमा वाले जो ट्यूमर होंगे, वो लिम्फ वेसल्स के द्वारा फैलते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की प्रवृत्ति किसके द्वारा होती है? लिम्फ वेसल्स के द्वारा। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि सार्कोमा ट्यूमर किस माध्यम से फैलते हैं, तो सार्कोमा ट्यूमर जो होते हैं वो हमेशा ब्लड वेसल्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलेंगे। और 31वां पॉइंट है कि घोड़े में पाए जाने वाला ट्यूमर सबसे ज़्यादा कौन-सा होता है? तो घोड़े के अंदर सबसे ज़्यादा फाइब्रोसार्कोमा मिलता है। तो अब देखो इसके लास्ट में सार्कोमा लिखा हुआ है, तो ये कैसा ट्यूमर हो गया? मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, फाइब्रोसार्कोमा के रूप में घोड़े के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद 32वां पॉइंट, कार्टिलेज का ट्यूमर क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोमा। ओमा लगा हुआ है, तो ये कैसा ट्यूमर हो गया? बेनाइन ट्यूमर हो गया। इसी प्रकार से हड्डी का ट्यूमर क्या कहलाता है? ओस्टियोमा। तो संयोजी ऊतक का ट्यूमर कहलाता है फाइब्रोमा। इसी प्रकार से दांत या टीथ का जो ट्यूमर होता है उसे हम कहते हैं ओडोंटोमा। इसी प्रकार से मांसपेशियां या मसल्स का ट्यूमर कहलाता है मायोमा। और इसी प्रकार से 37वें पॉइंट में हम देखते हैं कि वसा कोशिकाओं का यानी फैट सेल का ट्यूमर कहलाता है लाइपोमा। और इसी प्रकार से जीभ का जो ट्यूमर होता है उसे हम बोलते हैं रेब्डोमायोमा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे को ध्यान में रखने हैं। तो इसमें एग्जाम के अंदर कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्टिलेज का ट्यूमर क्या कहलाएगा, हड्डी का ट्यूमर है, संयोजी ऊतक का ट्यूमर है, दांत का ट्यूमर है, मसल्स का ट्यूमर है, या वसा ऊतक का ट्यूमर है, या जीभ का ट्यूमर है। तो ये भी हमारे याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 39 पॉइंट है हमारे पास 39 नंबर पर, शरीर का कोई अंग किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल ओपनिंग के द्वारा निकलकर त्वचा के नीचे या किसी अन्य कैविटी में खिसक जाता है, उसे हम हर्निया कहते हैं। तो ये हर्निया की एक डेफिनेशन है, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल ओपनिंग। आर्टिफिशियल ओपनिंग देखो इसमें वो ओपनिंग होती है जब हम कोई बाहरी चोट से या बाहरी कारण से बनती है, और नेचुरल का मतलब होता है इसमें जन्मजात ही कोई ओपनिंग इसमें है, उसकी वजह से यदि वहां से कोई ऑर्गन वहां से निकल कर खिसकेगा और त्वचा के नीचे आ जाएगा, या एक गुहा से दूसरी गुहा में चला जाए कोई अंग या ऑर्गन, तो उसे हम कहते हैं हर्निया। तो इम्पोर्टेंट है 40 नंबर पॉइंट। तो हर्निया के घटक कौन से होते हैं या हर्निया के कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो इसमें देखो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, हर्नियल रिंग, हर्नियल कंटेंट व हर्नियल सेक। तो एग्जाम के दृष्टि से देखते हैं कि हर्निया को डायग्नोज करने का तरीका ही इसमें यही होता है कि हम उसमें हर्नियल रिंग को फील करते हैं। उस हर्नियल रिंग के अंदर अंदर से जो कोई ऑर्गन बाहर की ओर त्वचा के नीचे खिसका है, तो उसे हम हर्नियल कंटेंट के नाम से जानते हैं। और जो
पाउच या थैली बनती है बाहर की ओर उभार बनता है, वो हर्नियल सेक कहलाता है। उसी प्रकार से 41 नंबर पॉइंट है कि वह हर्निया जो बाहर से दिखाई नहीं देता और जिसमें हर्नियल सेक अनुपस्थित होता है। अब हर्नियल सेक उसमें है नहीं, एब्सेंट है, और वो बाहर से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो बाहर से दिखाई नहीं देना तो इस प्रकार का हर्निया होता है इंटरनल हर्निया। और इंटरनल हर्निया है और हर्नियल सेक एब्सेंट है, तो इसका उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है इसमें डायफ्रामेटिक हर्निया जो बॉडी के अंदर आता है, क्योंकि डायफ्रामेटिक हर्निया में हम देखते हैं कि जैसे पेट वाली जो गुहा है वहां से रेटिकुलम वाला भाग जो होता है वो डायफ्राम के अंदर छेद होने की वजह से, यानी डायफ्राम का छेद यहाँ पे हर्नियल रिंग का काम करेगा, और रेटिकुलम जो होता है वो उस छेद में से अर्थात डायफ्राम के छेद से निकलेगा और छाती वाली गुहा या चेस्ट कैविटी जो होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, उसमें पहुंच जाता है। अर्थात रेटिकुलम वाला हिस्सा जब थोरेसिक कैविटी में पहुंचेगा तो वहां उसके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं है, अर्थात हर्नियल सेक नहीं है उसमें, तो हर्नियल सेक इस कंडीशन में एब्सेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनल हर्निया के अंदर यदि आपसे पूछा जाता है हर्नियल सेक नहीं होता और जो बाहर से दिखाई नहीं देता, तो वो हर्निया क्या कहलाता है, इंटरनल हर्निया। अर्थात उसका उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण आता है इसका डायफ्रामेटिक हर्निया और गट टाई। उसके बाद 42 नंबर पॉइंट, जब हर्नियल कंटेंट हर्नियल ओपनिंग के द्वारा वापस अपनी वास्तविक दशा में आ जाते हैं तो ऐसा हर्निया कहलाता है रिड्यूसिबल हर्निया। यानी कि जब किसी एनिमल के जैसे अम्बिलिकल हर्निया हुआ है तो अम्बिलिकल हर्निया को जैसे हम बाहर से फील करके ऊपर की ओर धकेलते हैं तो वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वो अंग चले जाते हैं, तो ऐसा हर्निया रिड्यूसिबल हर्निया कहलाता है। और यदि वो नहीं जा पाते तो इस हर्निया को हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल हर्निया। तो उसके बाद कुछ अंगों के आधार पे हर्निया के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 43 पॉइंट। तो इसमें बता रखा है कि यदि आंत या इंटेस्टाइन का हर्निया होता है तो उसे हम इंटेरोसील के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 44वां पॉइंट मिजेंट्री का हर्निया कहलाता है एपिप्लोसील। इसी प्रकार से 45 नंबर पॉइंट अम्बिलिकल हर्निया, तो वो कहलाता है ओम्फेलोसील। इसी प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय का हर्निया कहलाता है वेसिकुलोसील। और 47 पॉइंट इंग्वाइनल कैनाल का जो हर्निया है वो कहलाता है बुवेनोसील। और इसी प्रकार से यूट्रस या गर्भाशय का जो हर्निया होता है उसे हम हिस्टेरोसील के नाम से जानते हैं। तो ये अंगों के आधार पे हर्निया है, आंत का, मिजेंट्री, अम्बिलिकल, मूत्राशय का हर्निया, इंग्वाइनल कैनाल का हर्निया और गर्भाशय का हर्निया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे को याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है 49 पॉइंट, हर्निया को ठीक करने की विधि या उसका ऑपरेशन क्या कहलाता है, हर्नियोरफी के नाम से जानते हैं। हर्निया को ठीक करना या हर्निया का ऑपरेशन कहलाता है हर्नियोरफी। और 50वां पॉइंट है, जब रिंग बड़ी हो तो रिंग को बंद करने के लिए नाइलॉन मैश या त्वचा का पीस का उपयोग हम सर्जरी में करते हैं। यानी कि जब हर्नियल रिंग बहुत बड़ी होती है तो उस कंडीशन में या तो हम नाइलॉन की मैश लगाते हैं या उसी पशु की त्वचा का पीस काटकर उस हर्नियल रिंग को बंद करते हैं, तो ऐसी सर्जरी कहलाती है हर्नियोप्लास्टी। उसके बाद है 51 नंबर पॉइंट, हर्नियल रिंग को बंद करने या हर्निया ऑपरेशन में सूचर विधि कौन सी काम में लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्नियल रिंग के अंदर हर्निया के केस में जब हर्नियल रिंग को बंद करते हैं तो सूचर का जो पैटर्न है वो रहता है इसमें ओवरलैपिंग पैटर्न। ओवरलैपिंग पैटर्न से हम इसमें सूचरिंग करते हैं। 52 पॉइंट, किसी भी सर्जरी के दौरान त्वचा पर हमेशा धागा व सूचर पैटर्न का उपयोग होता है। तो धागा इसमें हमेशा स्किन या त्वचा पे जब लगाते हैं किसी भी ऑपरेशन में तो धागा होता है नॉन ऑब्जरेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सिल्क का धागा। और सूचर पैटर्न इसमें देखो क्या रहता है, सूचर पैटर्न के तौर पर हम इसमें लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, उसके बाद क्रॉस मैट्रेस भी लगा सकते हैं, या इसको थोड़ा ठीक कर लेना सिंपल इंटरप्टेड पैटर्न से भी हम त्वचा पे सूचरिंग करते हैं।
नेक्स्ट है 53 नंबर पॉइंट, मसल्स, पेरिटोनियम आदि का सूचर पैटर्न व धागा कौन सा उपयोग में होता है। तो इसमें याद रखना इसके अंदर कि मसल्स और पेरिटोनियम पे यदि सूचरिंग होती है वो हमेशा ऑब्जरेबल धागे से होती है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। तो ये इसके अंदर नॉन ऑब्जरेबल लिखा हुआ है, तो धागा इसके अंदर कौन सा काम में आता है, ऑब्जरेबल धागा। और सूचर का जो पैटर्न रहता है वो रहता है इसमें सिंपल कंटिन्यूअस पैटर्न। तो सिंपल कंटिन्यूअस पैटर्न से हम मसल्स और पेरिटोनियम की सूचरिंग करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखो 54 नंबर पॉइंट है, झागदार टिम्पैनी व परसिस्टेंट टिम्पैनी अर्थात लगातार रहती है, तो ये किसका लक्षण होता है मुख्य तौर पे। तो डायफ्रामेटिक जो हर्निया है, इंटरनल हर्निया हमने पढ़ा था, तो डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे एक तो जो टिम्पैनी इसके अंदर रहती है वो इसमें झागदार टिम्पैनी होती है, यानी कि फ्रोथी ब्लॉट की कंडीशन होती है। और ये टिम्पैनी परसिस्टेंट होती है, लगातार रहती है। यदि हम किसी एनिमल का ट्रीटमेंट करने भी जाते हैं तो ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका जो आफरा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो केस डीएच का हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 55 नंबर पॉइंट, डीएच के ऑपरेशन या इलाज में कितने ऑपरेशन करने पड़ते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो डीएच का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पहले हम इसमें रूमिनोटोमी ऑपरेशन करते हैं, अर्थात डीएच का जो कारण है उसको हटाते हैं। यानी कि कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है या झागदार आफरा है तो उसके कारण को हटाएंगे। तो पहला ऑपरेशन रूमिनोटोमी का इसमें होता है, दूसरा ऑपरेशन इसमें थोरेकोटोमी का होता है। तो इसी प्रकार से 56 नंबर पॉइंट, डीएच ऑपरेशन या थोरेकोटोमी में कौन सी रिब्स या पसली यहाँ हटाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी पसली को हटा के हम थोरेकोटोमी या डीएच का ऑपरेशन करते हैं, तो वो आती है इसमें सेवंथ रिब्स या सेवंथ नंबर की जो पसली है उससे हटाया जाता है। उसके बाद है 57 नंबर पॉइंट, पके या कठोर फर्श पर बार बार घर्षण से होता है हाइग्रोमा। यानी कि जो गाय भैंस है तो जो नीचे का जो फर्श होता है वो हार्ड है, पक्का फर्श है, तो बार बार पशु उठता बैठता है, तो जो भी जोड़ वाले हिस्से हैं, क्योंकि हाइग्रोमा जो होता है या तो नी जॉइंट पे या हॉक जॉइंट पे या एल्बो जॉइंट पे या स्टाइफल जॉइंट पे भी बनता है, तो बार बार जब उस जोड़ का संपर्क जो होता है कठोर सरफेस से रगड़ होती है तो उसमें हाइग्रोमा बनने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर पॉइंट, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें उस बीमारी का लक्षण हाइग्रोमा होता है। तो ब्रूसेलोसिस बीमारी, ब्रूसेलोसिस ऐसी बीमारी है जो एक जूनोटिक डिजीज होती है, और ब्रूसेलोसिस का भी एक टिपिकल जो लक्षण आता है हाइग्रोमा इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट है 59 नंबर पॉइंट, बर्सा की इन्फ्लामेशन कहलाती है। तो बर्सा की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है, बर्साइटिस कहलाती है, क्योंकि जोड़ वाले हिस्से के अंदर बर्सा की एक मोटी परत होती है। जब वो रगड़ लगती है, बार बार बर्सा पे चोट लगती है, तो बर्सा पे जब चोट लगती है तो बर्साइटिस की कंडीशन होती है। 60 नंबर पॉइंट, यानी कि जोड़ पर स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात हमने देखा था हाइग्रोमा हमेशा जोड़ वाले भाग पे होगा, वहाँ पे स्वेलिंग मिलती है और वो साइज में धीरे धीरे बढ़ेगी। और उस स्वेलिंग के अंदर मिलता क्या है, चिकना लसलसा फ्लूइड भरा रहता है। और इस कंडीशन के अंदर पशु के कोई प्रकार का दर्द नहीं होता, पशु की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंडीशन किस में मिलती है, हाइग्रोमा के अंदर। उसी प्रकार से 61 नंबर पॉइंट है कि जब किसी सॉफ्ट ऊतक या त्वचा की निरंतरता भंग होती है, यानी कि जब त्वचा पर निरंतरता भंग हो जाएगी या सॉफ्ट टिश्यू की निरंतरता भंग होती है या उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक लगता है, उसे हम वुंड या घाव के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से 62 नंबर पॉइंट, बंद घाव के उदाहरण हैं, यानी कि क्लोज्ड वुंड होता है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कंट्यूजन, ब्रुसेस और हिमेटोमा। तो 63 नंबर पॉइंट, जब त्वचा या म्यूकस झिल्ली की निरंतरता ब्रेक नहीं होती परंतु नीचे का ऊतक डैमेज हो जाता है, यानी कि उसे हम बोलते हैं बंद घाव या क्लोज्ड वुंड।
तो बंद घाव के अंदर क्या होता है कि म्यूकस झिल्ली या त्वचा ऊपर से नहीं फटेगी, लेकिन उसके नीचे का जो ऊतक होता है वो डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है, वो कहलाता है बंद घाव। और 64 नंबर पॉइंट, जब ब्लंट चोट से, ब्लंट का मतलब यहाँ पे कोई भी बैट है, बेलन है या ऐसा ऑब्जेक्ट जो तीखा नहीं है, तो उससे यदि हम किसी एनिमल पर हम प्रहार करते हैं, चोट लगाते हैं, तो उस कंडीशन में सबक्यूटेनियस ऊतक जो होता है, वो डैमेज हो जाता है, परंतु उसकी त्वचा नहीं फटती, त्वचा उसकी इंटैक्ट रहती है, साबुत रहती है, तो इसे हम कहते हैं कंट्यूजन। इसी प्रकार से 65 नंबर पॉइंट, जब त्वचा के नीचे कैपिलरी रप्चर हो पर त्वचा नहीं, वह त्वचा लाल बैंगनी रंग की हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रुसेस। तो ब्रुसेस के अंदर भी क्या होता है कि इसमें त्वचा या स्किन फटेगी नहीं, लेकिन उसके नीचे का जो टिश्यू है, वहाँ की कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा बहुत उसमें खून निकलता है, जिसकी वजह से त्वचा का जो रंग है वो लाल, नीला और बैंगनी हो जाता है, जिसे हम इकीमोसिस के नाम से भी जानते हैं, और यह कंडीशन कहलाती है ब्रुसेस की। 66 नंबर पॉइंट, जब घाव के किनारे सीधे व रेगुलर होते हैं, यानी कि घाव के किनारे यदि सीधे हैं, रेगुलर हैं, और ऐसा घाव जो होता है वो हमेशा शार्प कटिंग औजार से ही बन सकता है। और शार्प कटिंग औजार, इस पॉइंट में हमारे को याद रखना है, शार्प कटिंग औजार के अंदर कोई भी चाकू है, ब्लेड हो सकता है, बीपी ब्लेड हो सकता है, तो उससे हमेशा यदि कट लगेगा वो हमेशा सीधा ही लगेगा, और उसके घाव के किनारे बिल्कुल समान होंगे, रेगुलर होंगे, ऐसा घाव कहलाता है इनसाइज्ड घाव। उसके बाद 67 नंबर पॉइंट, जब घाव के किनारे ज्यादा इधर उधर व कटे फटे होते हैं, ऐसा घाव कहलाता है लैसरेटेड घाव। अब देखो, लैसरेटेड जो घाव होता है, यदि हम किसी एनिमल के घाव देखते हैं, उसके किनारे जो होंगे वो ज़्यादा कटे फटे होंगे, त्वचा जो होती है वो ज़्यादा उखड़ी हुई होगी, और इस घाव के अंदर इन्फेक्शन की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सूचनिंग करना भी कठिन होता है। और इंसाइज्ड घाव के अंदर भी देखा जाता है कि रेगुलर सीधे किनारे हैं, तो इसमें इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम सूचनिंग जब करेंगे वो आसानी से हो जाएगी, तो इसलिए इंसाइज्ड घाव के अंदर टांके लगाना आसान है, अर्थात इन्फेक्शन की संभावना भी कम होती है। लेसरेटेड घाव के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, अर्थात टांके लगाना भी यहाँ पे कठिन होता है। उसके बाद है 68 नंबर पॉइंट, किसी घाव में टांके लगाना आसान व कठिन होता है। तो किस घाव में टांके लगाना आसान होता है, ये हमने देख ही लिया। इंसाइज्ड घाव के अंदर टांके लगाना आसान होता है, और लेसरेटेड घाव के अंदर टांके लगाना कठिन होता है। 69 नंबर पॉइंट, तो यानी कि घाव की ओपनिंग जब छोटी व गहरी होती है, वह मिट्टी के कण आदि उसमें चले जाएंगे, तो ड्रेसिंग करना मुश्किल होता है, ऐसा घाव कहलाता है पंचर घाव। तो पंचर घाव के बारे में समझ लेते हैं कि कोई भी नुकीली जो चीज होती है, उससे ये घाव बनता है। नुकीली के अंदर कोई भी निडल हो सकती है, या कोई कांटा हो सकता है, सुई हो सकती है, किसी एनिमल के घाव करती है, तो उसकी ओपनिंग बाहर बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वो अंदर गहरी होती है। तो ऐसे घाव के अंदर मिट्टी के डस्ट के कण चले जाते हैं, इन्फेक्शन उसमें बना रहता है, ड्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है। 70 नंबर, वह घाव जो किसी गुहा से जुड़ जाता है, तो यानी कि कोई ना कोई इसमें गुहा इन्वॉल्व होती है, वो घाव होता है पेनिट्रेटिंग घाव। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं कि छुरा गोपना, तो जब छुरा हम गोपते हैं, तो कोई ना कोई गुहा के अंदर प्रवेश करेगा, जैसे पेट वाली गुहा में प्रवेश करता है, तो वहाँ फूड मटेरियल जो होता है आंतों का या स्टोमक का, वो बाहर निकलेगा। यदि हम इसको चेस्ट कैविटी की तरफ किसी छुरे को लगाएंगे, तो वो थोरेसिक कैविटी में जाएगा, थोरेसिक गुहा में जाएगा, तो वहां से हवा बाहर निकलेगी। अर्थात किसी ना कोई इस प्रकार के घाव में गुहा का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, वो घाव होता है पेनिट्रेटिंग घाव। 71 नंबर पॉइंट, वह घाव जो आर पार होता है, उस घाव को कहते हैं परफोरेटिंग घाव। तो परफोरेटिंग घाव में याद रखना है कि यदि आर पार की बातें हो रही है,
अर्थात एक तरफ से एंट्रेंस की ओपनिंग और एक तरफ से एग्जिट की ओपनिंग, एक तरफ से प्रवेश द्वार और एक तरफ से एग्जिट द्वार या बाहरी द्वार जो होता है, उस प्रकार का घाव होता है परफोरेटिंग घाव। तो पेनिट्रेटिंग घाव भी परफोरेटिंग घाव हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी एनिमल के छुरा घोंपते हैं तो छुरा भी उस एनिमल के आर पार जा सकता है, तो एक तरफ एंट्रेंस और एक तरफ एग्जिट हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर कई बार पेनिट्रेटिंग घाव भी परफोरेटिंग घाव होते हैं। 72 नंबर पॉइंट, त्वचा की ऊपर वाली परत का हटना या सुपरफिशियल जो लेयर होती है त्वचा की जब हटती है, तो ऐसा घाव कहलाता है अब्रेजन, या इसे रगड़ या इसे खरोच के नाम से जानते हैं। 73 नंबर पॉइंट, शरीर का कोई ऊतक शरीर से अलग हो जाता है तो वो कहलाता है अवल्जन। तो अवल्जन घाव के अंदर या किसी भी एनिमल में यहाँ से घाव हुआ है तो वहाँ पे कुछ टिश्यू वहाँ से हट जाएगा, अर्थात वो अलग हो जाएगा उस घाव से, तो उस कंडीशन को हम अवल्जन घाव कहते हैं। उसके बाद आता है 74 नंबर पॉइंट, एसेप्सिस सर्जरी का घाव, यानी कि एसेप्सिस सर्जरी का घाव क्या कहलाएगा, एसेप्टिक घाव कहलाएगा। सर्जिकल घाव के नाम से भी जानते हैं या इसे हम क्लीन घाव कहते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, अर्थात इन्फेक्शन जीरो होता है, क्योंकि सर्जरी के द्वारा किया गया घाव कहलाता है एसेप्सिस घाव या एसेप्टिक घाव, या इसे हम सर्जिकल घाव भी कहते हैं या इसे क्लीन घाव के नाम से जानते हैं। 75 नंबर पॉइंट, एसेप्टिक घाव के अलावा सभी घाव कंटामिनेटेड घाव होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सर्जरी के अलावा जितने भी घाव होंगे वो कैसे होंगे, कंटामिनेटेड होंगे, अर्थात उसमें किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन जरूर होगा। तो सारे के सारे घाव सर्जरी के अलावा कैसे घाव होते हैं, कंटामिनेटेड घाव होते हैं। 76 नंबर पॉइंट, वह घाव जो 6 से 8 घंटे बाद जिसमें बैक्टीरिया व टॉक्सिन मौजूद हो, वो कहलाता है इन्फेक्टेड या सेप्टिक घाव। तो इन्फेक्टेड और सेप्टिक घाव वो घाव होते हैं, जैसे मान लो सर्जरी के द्वारा भी यदि हमने घाव बना दिया, उसको 6 से 8 घंटे तक हमने संभाला नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ पे कंटामिनेशन होगा, अर्थात वो कंटामिनेटेड घाव होगा। और टाइम ज़्यादा जैसे जैसे बीतता रहेगा, अर्थात उस कंडीशन के अंदर वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, टॉक्सिन बनने लग जाएंगे, तो वो घाव बदल जाता है इन्फेक्टेड या सेप्टिक घाव के अंदर। उसके बाद है 77 नंबर पॉइंट, ऐसा घाव जिसमें हीलिंग की संभावना नहीं होती, और वो घाव अल्सरेटिव घाव कहलाता है। तो अल्सरेटिव घाव ऐसा घाव होता है जिसमें हीलिंग नहीं होती या जिसके अल्सर हो जाते हैं, तो वो घाव कभी भरते नहीं हैं, तो वो घाव कैसे होते हैं, अल्सरेटिव घाव कहलाते हैं। उसके बाद 78 नंबर पॉइंट, कौन सी हीलिंग सबसे अच्छी व जल्दी घाव भरने वाली होती है। तो कौन सी हीलिंग होगी, यानी कि जब कोई भी छोटा घाव होगा तो छोटा घाव के अंदर जो हीलिंग होती है फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक तो छोटे घाव के अंदर हीलिंग सबसे जल्दी और फास्ट और अच्छी होती है, अर्थात इसमें कौन सी हीलिंग होती है, फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। तो छोटे घाव के अंदर हीलिंग हमेशा फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है और वो घाव भी जल्दी भरता है। 79 नंबर पॉइंट, हीलिंग के बाद घाव में जो निशान बनता है उसे हम स्कार के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे हीलिंग का प्रोसेस होता है तो हीलिंग के दौरान वहाँ पे स्कार बनेगा, अर्थात जो निशान बनेगा उसे हम स्कार कहते हैं। उसके बाद है 80 नंबर पॉइंट, बड़े व चौड़े घाव की हीलिंग होती है। यानी कि यदि घाव बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बड़े घाव के अंदर जो हीलिंग होती है वो एक तो स्लो होती है, और कौन से टिश्यू के द्वारा होती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बड़े घाव हैं, चौड़े घाव हैं, वहाँ पे जो हीलिंग होती है वहाँ पे हीलिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा होती है। उसके बाद है 81 नंबर पॉइंट, हीलिंग अंडर स्केव किस में होती है। यानी कि इसमें हीलिंग अंडर स्केव जो होती है वो रगड़, खरोच या अब्रेजन वाले घाव में होती है। रगड़ खरोच में सबसे पहले वहाँ के ऊपर वाला घाव में स्केव बन जाएगा और नीचे हीलिंग का जो प्रोसीजर है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा होता रहता है, और जैसे ही नीचे हीलिंग कंप्लीट होती है तो वो स्केव जो होता है, खुरोट होता है, वो अपने आप उतर जाता है।
तो हीलिंग अंडर स्केब किस में होती है? रगड़, खरोच और अब्रेजन वाले घाव में। 82 नंबर पॉइंट, स्किन की हीलिंग सबसे फास्ट परंतु नर्व में हीलिंग सबसे देरी से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि नर्व और स्किन के अंदर कंपैरिजन करके आपसे पूछ लिया जाता है तो स्किन की हीलिंग सबसे फास्ट होती है और नर्व के अंदर हीलिंग सबसे देरी से होती है या नहीं के बराबर होती है। किस घाव की हीलिंग देरी से होगी, ये भी कुछ पॉइंट हैं। घाव की हीलिंग जो देरी से होने के क्या क्या कारण होते हैं? यदि घाव के अंदर वहाँ पे डेड टिश्यू है, मृत ऊतक हैं, घाव का साइज बहुत बड़ा है, घाव के अंदर इन्फेक्शन है, घाव के अंदर पस है, या घाव के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, या हम कह सकते हैं कि कोई आदमी दुबला पतला है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी है, तो ऐसे प्राणी के अंदर, पशु के अंदर घाव की जो हीलिंग होती है वो देरी से होती है। उसके बाद 84 नंबर पॉइंट, किसी पशु में घाव होने पर टिटनस की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा टिटनस की संभावना छोटे से घाव होने पर भी हो जाती है। वो प्राणी है इसमें हॉर्स यानी कि घोड़े के अंदर होती है। उसके बाद 85 नंबर पॉइंट, जब ग्रेनुलेशन ऊतक वृद्धि कर उभर कर बाहर की ओर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राउड फ्लैश। तो प्राउड फ्लैश की जो कंडीशन है वो भी घोड़े के अंदर बनती है, क्योंकि घोड़े के अंदर हीलिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो हीलिंग फास्ट होने का मतलब वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है वो तेजी से ग्रोथ करता है। अर्थात कई बार हम देखते हैं कि जॉइंट वाले हिस्से के अंदर जब ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रोथ एक्स्ट्रा कर जाता है तो वहाँ पे स्किन की कवरिंग होकर वो घाव की हीलिंग के अंदर देरी करता है। तो वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की अत्यधिक जो वृद्धि उभर कर बाहर आती है वो कहलाती है प्राउड फ्लैश। 86 नंबर पॉइंट, किसी पशु में घाव की हीलिंग सबसे जल्दी व किसमें देरी से होगी? एनिमल की यदि हम बात करें कि कौन से एनिमल में हीलिंग जो होती है वो सबसे फास्ट होती है घाव की और किसमें देरी से होती है? तो घोड़े के अंदर हीलिंग सबसे फास्ट होती है और ऊंट के अंदर हीलिंग सबसे देर से होती है। इसी प्रकार से 87 नंबर पॉइंट, किसी घाव में टांके नहीं लगाते। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली हमारे को यही बताना है कि जो डॉग बाइट वुंड है या डॉग बाइट का जो घाव है उसके अंदर हम टांके या सूचरिंग नहीं करते, क्योंकि यदि हम कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, बहुत ज़्यादा टिश्यू का लॉस हो गया, पूरी बॉडी के अंदर उस डॉग बाइट हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम थोड़ी बहुत सूचरिंग कर देते हैं लेकिन पूरा उस घाव को बंद नहीं करते। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जब पूछते हैं कि किस घाव में टांके नहीं लगते तो वो हमारे को बताना है डॉग बाइट घाव। 88 नंबर पॉइंट, किस घाव में टांके नहीं लगाने चाहिए? अब देखो टांके तो कहाँ, इस कंडीशन में भी हम नहीं लगाते। जैसे मान लो सेप्टिक घाव है या इन्फेक्टेड घाव है, तो सेप्टिक और इन्फेक्टेड हमने पढ़ ही चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, तो उस घाव को हमने बंद कर दिया तो वहाँ पे इन्फेक्शन बना हुआ है तो अंदर पस बनने लग जाएगी, तो उसमें हम टांके नहीं लगाते। या कंटामिनेशन है तो कंटामिनेटेड घाव के अंदर भी हम टांके नहीं लगाते। लेकिन इन पे टांके कब लगा सकते हैं? कि यदि हम इस घाव को बढ़िया तरीके से क्लीन करेंगे, अर्थात सेप्टिक घाव को हम एसेप्टिक घाव की तरफ ले जाएंगे, उस कंडीशन के अंदर हम इसमें सुचरिंग कर सकते हैं। यानी कि यदि हमारा घाव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, हमारे को पता लग गया इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इन घावों पे टांके लगा सकते हैं। 89 नंबर पॉइंट, मैगट घाव बनता है। तो मैगट जो घाव होता है वो किससे बनता है? मक्खी के द्वारा दिए गए अंडों से बनता है। मक्खी जब अंडे देती है उनसे लार्वा बनता है, लार्वा से क्या बनता है? मैगट बनता है। तो उसके बाद 90 नंबर पॉइंट, मैगट घाव के लिए कौन से तेल का उपयोग करते हैं? यानी कि मैगट वुंड के अंदर हम किस प्रकार के तेल का गोज लगाते हैं? तो ये टीटी ऑयल या तारपीन का तेल बोलते हैं हम, टर्पनटाइन ऑयल, तो इसका गोज लगाते हैं। तो ये इरिटेंट सॉल्यूशन होता है। इरिटेंट की वजह से वो जो मैगट जो होते हैं वो किल बनाने लगते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं या उस जो घाव है उस घाव से बाहर की ओर निकलने लगते हैं। उसके बाद है 91 नंबर पॉइंट, क्रेनियल या एंटीरियर एपिडुरल लगाया जाता है। तो देखो एक है नीचे 92 नंबर पॉइंट, पोस्टीरियर और कॉडल एपिडुरल लगाया जाता है। तो अब क्रेनियल एपिडुरल देखो कहाँ लगता है। क्रेनियल एपिडुरल लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं, और जो पोस्टीरियर या कॉडल एपिडुरल होता है वो लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं।
तो क्रेनियल एपिड्यूरल लास्ट लंबर और फर्स्ट सैक्रम के बीच में, और पोस्टीरियर या कॉडल एपिड्यूरल जो होता है वो लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में लगाया जाता है। उसके बाद 93 नंबर पॉइंट, घोड़े में लास्ट सैक्रम व फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा फ्यूज होती है। तो घोड़े के अंदर लास्ट सैक्रम की और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जब फ्यूज होती है तो घोड़े के अंदर यदि एपिड्यूरल लगाना होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम घोड़े में फर्स्ट व सेकंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं। उसके बाद 94 नंबर पॉइंट, पूंछ काटने में एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो पूंछ काटने के अंदर हम एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं? एपिड्यूरल। और एपिड्यूरल में अंदर भी आपसे डीपली यदि पूछा जाता है कि कौन सा एपिड्यूरल लगाएंगे, क्रेनियल या कॉडल एपिड्यूरल, तो इसमें हम कॉडल एपिड्यूरल लगाते हैं, अर्थात लास्ट सैक्रम और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं। उसके बाद है 95 नंबर पॉइंट, पूंछ में कितनी ब्लड वेसल्स होती है? यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड वेसल्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कॉक्सिजियल आर्टरी की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। यदि आपसे पूछा जाता है कॉक्सिजियल वेन की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो 2 तो कॉक्सिजियल वेन होती है, 2 1 कॉक्सिजियल आर्टरी होती है। और यदि टोटल ब्लड वेसल्स आपसे पूछा जाता है तो इसमें ब्लड वेसल्स की संख्या टोटल आ जाएगी 3, आर्टरी इसमें 1 और वेन इसमें 2 होती है। 97 नंबर पॉइंट, पूंछ में पाए जाने वाली कॉक्सिजियल आर्टरी की जो पोजीशन यदि आपसे पूछा जाता है तो कॉक्सिजियल आर्टरी की जो पोजीशन होती है वो इसमें मिड वेंट्रल होती है। और जो वैन की पूछा जाता है, कॉक्सियल वैन की पोजीशन कहाँ होती है, वो हमेशा पूंछ के लेटरल साइड में होती है। वैन यहाँ पे पूंछ की लेटरल साइड में और कॉक्सियल आर्टरी की पोजीशन मिड वेंट्रल होती है। उसके बाद 98 नंबर पॉइंट, पूंछ काटने में किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है? तो देखो, पूंछ काटने के अंदर हम या तो यू शेप या वी शेप का इंसिजन या चीरा इसमें लगाते हैं। उसके बाद 99 नंबर पॉइंट, सींग बनता है, यानी कि सींग का विकास किससे होता है? सींग हमेशा फ्रंटल बोन जो होती है, फ्रंटल बोन जो आगे ग्रोथ करती है, और फ्रंटल बोन का आगे बढ़ा हुआ जो भाग होता है ग्रोथ का, वही क्या करता है? सींग का निर्माण करता है। सींग का अंदर का नाजुक भाग क्या कहलाता है? तो 100 नंबर पॉइंट है, सींग के अंदर का नाजुक भाग कहलाता है हॉर्न कोर। तो साथियों, हमने इसके अंदर पहली क्लास के अंदर 100 पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इन पॉइंट्स को आप कंठस्थ कर लें। धन्यवाद।